हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित उपन्यास ना दुर्घटना का अंतिम भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। चक्रवर्ती चाचा शैल को साथ लेकर कमला से मिलने नलिनाक्ष के घर आए। शैल कमला के साथ उसके कमरे में बैठकर बातें करने लगी और चक्रवर्ती महाशय क्षेमंकरी से बातें करने लगे। चक्रवर्ती ने कहा, अब मैं गाजीपुर जाऊंगा। मेरी छुट्टियां पूरी हो गई हैं। यदि आपको मेरी हरिदासी के कारण कोई असुविधा हो तो। क्षेमंकरी बोली, आप कैसी बातें कह रहे हैं? आपका अगर इस तरह कहकर अपनी बेटी को वापस ले जाने का इरादा हो, तो कृपया स्पष्ट कहें। चक्रवर्ती बोले, मुझे आप ऐसा आदमी ना समझें। मैं बात को कहकर उससे पलटना शायद नहीं जानता हूँ। मैंने तो आपकी असुविधा के विषय में। क्षेमंकरी ने बात काट कर कहा, आप बार बार अपने मुंह से असुविधा कहकर अपने मन के भावों को मुझ पर स्पष्ट किए दे रहे हैं। वरना बताइए तो कि हरिदासी जैसी लक्ष्मी से मुझे किसी तरह की असुविधा हो सकती है? चक्रवर्ती ने कहा, अब आप अधिक कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैंने बार बार असुविधा कहकर उनके गुणों को सुनने का आग्रह किया था। मैं यही सोचता हूँ कि कहीं नलिनाक्ष बाबू यह ना समझ बैठें कि चाचा ने मुझ पर यह भार लाद दिया है। मेरी बेटी गर्वीली है। उसे यदि जरा सा भी इस बात का आभास हुआ तो उसका रहना बड़ा ही कठिन हो जाएगा। क्षेमंकरी बोली, मेरा नलिन ऐसा नहीं है। यह छोटी बातें वह सोच भी नहीं सकता। चक्रवर्ती बोले, आपकी बातें यथार्थ हैं। असल बात यह है कि हरिदासी हमें प्राणों से भी प्यारी है। इसलिए उसकी ओर से मन संतुष्ट नहीं होता है। हो सकता है कि जैसा आपने कहा है तो नलिनाक्ष बाबू उससे उदासीन ना रहे, मगर इससे भी मेरी समस्या हल नहीं होती। हरिदासी जड़ नहीं है, वह स्नेह चाहती है और वह यदि उसे उनसे ना मिल सका तो उसका दिल टूट भी सकता है। क्षेमंतरी बोली, इस विषय में आप चिंता ना करें। मेरे नलिन का तो स्वभाव ही ऐसा है कि हर प्राणी उससे असीम स्नेह पाता रहता है। ऊपर से नलिन के मनोभाव समझ में कठिनाई से आते हैं, परंतु उसके हृदय में यह धारणा है कि हरिदासी किस प्रकार हमारे इस घर में स्वच्छंदता से रह सकेगी। उसका किस प्रकार से हित हो सकता है। संभव है कि वह शीघ्र ही इसकी कोई व्यवस्था भी करे, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकूंगी। चक्रवर्ती बोले, आपके इस बात से मैं संतुष्ट हूँ। मैं एक बार नलिनाक्ष बाबू से स्वयं भी इस विषय पर बातें करना चाहता हूँ। किसी स्त्री का भार ग्रहण करने में निशंक लोग विरले ही होते हैं। परमेश्वर ने नलिनाक्ष को पौरुष दिया है। वे उसे मिथ्या संकोच में पड़कर हरिदासी को अकेला छोड़कर ना चलें। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि वे यथार्थ में अपना आत्मीय कर उसे रखें, उसके भाग्य को ग्रहण करें। चक्रवर्ती महाशय के इस शब्द जाल को क्षेमंकरी पूरी तरह तो न समझ सकी, मगर उसे यह विश्वास हो गया कि चक्रवर्ती नलिनाक्ष पर असीम श्रद्धा रखते हैं, तो उसका हृदय गर्व से फूल गया। वह प्रसन्न हो बोली, आप यह अच्छी तरह समझ लें कि मुझे अपने नलिन पर पूरी तरह विश्वास है। इसी कारण मैं हरिदासी को उसके सामने निकलने में कोई ऐतराज नहीं करती। मेरी इस विषय में उसे पूरी छूट है। चक्रवर्ती बोले, मेरे मन में यही बात बार बार कुरेद रही है कि नलिनाक्ष बाबू के विवाह का प्रस्ताव हो गया है। बहू पढ़ी लिखी और सयानी उम्र की है। उसकी शिक्षा दीक्षा हम लोगों से मिलेगी नहीं। इसी से शायद हरिदासी को। क्षेमंकरी ने बात काट कर कहा, मगर वह विवाह नहीं होगा। चक्रवर्ती बोले, क्या आपने उस विवाह को तोड़ दिया है? क्षेमंकरी बोली, विवाह संबंध हुआ ही कहाँ था जो टूटता। नलिनाक्ष तो पहले से ही इस प्रस्ताव के विरुद्ध था। मैंने ही हट करके यह प्रस्ताव अपने स्वभाव के कारण जल्दी कर डाला। मैं चाहती थी कि बहू घर ले आए, मगर प्रभु की शायद यह इच्छा नहीं है। बहू का मुंह देखना मेरे भाग्य में नहीं है। चक्रवर्ती बोले, आप निराश ना हो।
हम किस काम आवेंगे? बिना शादी की मिठाई क्या मैं आपको इस तरह छोड़ दूंगा? क्षेमंकरी बोली, आपके मुंह में घी शक्कर पड़े। मुझे अगर कोई दुख है तो यही है कि नलिन का अभी तक विवाह होकर बहू घर ना आ सकी। मैं सब ओर से निराश होकर ही यह संबंध जल्दी में कर बैठी थी। आपके इन शब्दों ने मुझे हिम्मत दी है। अब देरी ना करें, मैं आतुर हूँ। चक्रवर्ती बोले, आप धीरज रखें। आपको बिना बहू का मुंह दिखाए मैं हरगिज मरने नहीं दूंगा। आप जैसी बहू चाहती हैं वह भी मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है। मेरी यही चेष्टा होगी कि बहू आपके मन मुताबिक ही हो। अगर आप आज्ञा दें तो मैं हरिदासी से मिल लूं। शैल को आपके पास बातें करने भेज दूंगा। वह आपकी प्रशंसा सुन आपसे मिलना चाहती है। शिवंकरी ने कहा, मुझे इस समय कुछ काम है। आप तीनों ही इस समय हरिदासी के ही कमरे में बात करें। चक्रवर्ती ने कमला के कमरे में जाकर देखा तो शैल से बातें करते करते कमला रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। शैल ने पिता से कहा, पिताजी, कमला मुझसे इसी बात पर झगड़ रही है कि नलिनाक्ष बाबू से सारी बातें कहने का यही उचित समय है। कमला ने कहा, नहीं दीदी, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मैं नहीं चाहती कि उनको मेरे बारे में कुछ भी पता चले। मैं जैसी हूँ, ठीक हूँ। शैल बोली, कमला, तेरी बुद्धि मारी गई है। अगर तू इस तरह से अब भी चुप रही तो तेरी आंखों के सामने ही उनका विवाह हेम से हो जाएगा। तेरी अब तक की तपस्या व्यर्थ होगी और जीवन भर पछताना पड़ेगा। कमला दुखित हो बोली, जी जी, मेरा अतीत क्या उनसे कहने योग्य है? मैं जीवन भर यातना सह सकूंगी, मगर इस तरह मैं लज्जा युक्त जीवन पसंद ना करूंगी। यदि सब बातें उन पर प्रकट हो गई तो मैं शर्म से मर जाऊंगी। यहाँ इस घर में मुझे मुंह दिखाते भी साहस ना बन सकेगा। शैल ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। वह नहीं चाहती थी कि कमला का जीवन इस प्रकार घुल घुल कर ही बीते। तभी चक्रवर्ती बोले, शैल, तुम क्या समझती हो कि हेम के साथ नलिनाक्ष बाबू का विवाह अवश्य ही हो जाएगा? शैल बोली, इसमें अब देर ही क्या है? नलिनाक्ष बाबू की माँ हेम को स्वयं आशीर्वाद दे आई हैं। चक्रवर्ती बोले, उन्होंने ही इस संबंध को तोड़ भी दिया है। नलिनाक्ष तो इस विवाह से पहले से ही सहमत नहीं थे। माँ भी संभल गई है। शैल बोली, तब मैं आश्वस्त हुई। कल विवाह समाचार को सुनकर मैं रात भर तड़पती रही थी। अब मुझे शांति है कि कमला का भाग्य अभी तक अच्छा ही है। वह पति को निश्चय ही प्राप्त कर सकेगी। मगर कब? चक्रवर्ती बोले, जल्दी मत कर शैल, समय पर सब ठीक होगा। जब समय आता है तो बिगड़े काम स्वतः ही बन जाया करते हैं। शैल ने चैन की सांस ली, मगर कमला ने कहा, चाचा, जो भी मेरे ऊपर विपदाएं पड़ चुकी हैं, उनके देखते तो अब बहुत चैन में हूँ। इस घर में इस तरह रहकर मैं खुशी से अपना सारा जीवन काट सकती हूँ। इतना कह वह रोने लगी। चक्रवर्ती ने कहा, बेटी, तेरे रुदन की मूक भाषा मैं समझ सकता हूँ। मैं जल्दबाजी करना नहीं चाहता। तेरी बात ही सच है। धीरज रखने पर ही काम बन सकेगा। वे जब तक स्वयं ही तुझे अंगीकार ना करें, तब तक धीरज के सिवा तेरे पास और कोई चारा नहीं है। इसी समय उमेश प्रसन्नता से वहां आकर बोला, नीचे रमेश बाबू खड़े हैं और वे नलिनाक्ष बाबू से मिलना चाहते हैं। यह सुनकर कमला का मुंह फक हो गया। चक्रवर्ती उठकर खड़े हो गए और बोले, इसमें भय क्यों करती है? मैं अभी जाकर सब ठीक किए लेता हूँ। चाचा ने नीचे जाकर रमेश बाबू से कहा, रमेश बाबू, आप खूब मिले। आपसे बहुत कुछ कहना था। आइए चले। यह कहकर चाचा रमेश बाबू का हाथ पकड़कर चल दिए। वे रास्ते में रमेश बाबू से बातें करने लगे। उनको नलिनाक्ष बाबू के घर से निकलता देखकर रमेश बाबू ने विस्मित हो पूछा, चाचा, आप यहाँ कैसे? चाचा बोले, तुम्हारे ही कारण मुझे यहाँ आना पड़ा है। मगर तुम यहाँ किस कारण से आए हो? रमेश ने कहा, चाचा, मैं नलिनाक्ष को कमला की कहानी बताने आया हूँ। मुझे अभी तक यही विश्वास है कि वह जीवित ही है। चाचा बोले, अगर कमला जीवित भी है तो क्या तुम्हारे मुख से कमला की कहानी नलिनाक्ष को प्रिय लगेगी? और क्या बात कमला के ही हित में रहेगी? तुम जानते हो नलिनाक्ष की बूढ़ी माँ यह सहन ना करेंगी। रमेश ने कहा,
चाचा, मैं कमला का कोई अनिष्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो यही नलिनाक्ष को बताना चाहता हूँ कि कमला मेरे आश्रय में रहकर भी पूरी तरह पवित्र ही रही है। यदि जीवित वह उनको प्राप्त हो गई तो वे उससे प्रेम कर सकें। यदि मृत होने का उनको समाचार मिला हो तो वे उसे पूर्ण श्रद्धा और सम्मान से देख सकें। चाचा बोले, रमेश बाबू, तुम लोग नए खून के हो। तुम लोगों की ये अटपटी बातें मेरी समझ से परे की बातें हैं। खैर, मैं तुमसे विस्तार से बातें करूंगा। कल आप उस सामने वाले मकान में आए। मैं उसमें रह रहा हूँ। केवल मेरा एक निवेदन है कि मुझसे मिलने से पहले आप नलिनाक्ष बाबू से कदापि न मिलें। रमेश ने कहा, चाचा, यद्यपि मैं आपकी बातें समझ न सका, मगर मैं नलिनाक्ष से नहीं मिलूंगा। रमेश को वहीं से विदा करके चाचा कमला के पास लौट आए और बोले, रमेश को फिलहाल मैंने समझाकर विदा कर दिया है। कमला, कल तुम मेरे घर आना, वहां स्वयं ही रमेश को समझा देना। कमला निरुत्तर रही। चाचा ने पुनः कहा, बेटी, अब लाज की जरूरत नहीं। यही समय है कि तुम समस्त परिस्थितियों को संभाले रहो। आजकल की पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से भिन्न है। रमेश तुम्हारा कहना अवश्य मान लेगा। कमला ने चाचा के इस प्रस्ताव का कोई उत्तर नहीं दिया। उसी समय कमला के कमरे के द्वार पर किसी के पैरों की आवाज हुई। कमला ने जब सिर उठाकर देखा तो द्वार पर नलिनाक्ष खड़े थे। दोनों की निगाहें आपस में मिल गई। आज नलिनाक्ष ने गौर से कमला को देखा। उस दृष्टि ने कमला पर गहरा असर किया। उनकी निगाहों में अपनेपन की स्पष्ट झलक थी। कमला का हृदय प्रसन्नता से भर आया। नलिनाक्ष को देख शैल ने उठकर जाने की चेष्टा की। तब चाचा ने उसे रोकते हुए कहा, डॉक्टर बाबू को प्रणाम करो। शैल ने प्रणाम किया। तब नलिनाक्ष ने पूछा, आपकी लड़की ठीक तो है? शैल बोली, जी हाँ। चाचा ने तब नलिनाक्ष से कहा, आप तो कभी मौका ही नहीं देते कि आपको कोई भली प्रकार देख सके। आज जब आ गए हैं तो कृपया थोड़ी देर बैठने का कष्ट करें। नलिनाक्ष को बिठाने के बाद जब चक्रवर्ती ने कमला की ओर देखा तो वह कमरे से जा चुकी थी। उसी समय क्षेमंकरी ने आकर कहा, चक्रवर्ती महाशय, जरा मेरे साथ आइए। चक्रवर्ती को ले जाकर क्षेमंकरी ने भोजन कराया। भोजन करके वे बैठक में बैठकर नलिनाक्ष और क्षेमंकरी से बातें करने लगे। एकाएक वे वहां से उठकर कमला का हाथ पकड़े बैठक में चले आए। शैल भी कमला के साथ ही चली आई। चक्रवर्ती ने कमला को नलिनाक्ष के सामने खड़ा करके कहा, नलिनाक्ष बाबू, मैं अपनी इस दुखियारी पुत्री को आपके घर छोड़े जा रहा हूँ। कृपया इसे पराई जान इससे संकोच ना करें। इसे आप पूर्णतया अपना लेने की कृपा करें। यह केवल आप लोगों की सेवा करने का अधिकार चाहती है। जानबूझकर यह कभी कोई गलती भी नहीं करेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कमला शर्म से सिर झुकाए रही। तब क्षेमंकरी ने कहा, चक्रवर्ती महाशय, आप निश्चिंत रहें। हरिदासी मेरे ही घर की होकर रहेगी। वह जब से आई है अपने गुणों के बल पर इस घर की मालकिन बन बैठी है। मैं स्वयं की नहीं रही। नौकर चाकर, रसोई भंडार और मेरी निजी चाबियां तक इसने न जाने कब और कैसे हथिया ली हैं, इसकी मुझे खबर तक नहीं। सबसे बुरी बात मैं यह मानूंगी अगर आप इसे यहाँ से ले जाना चाहेंगे। चक्रवर्ती हंसकर बोले, आपने अपनी मोहिनी डालकर मेरी लड़की को इतना फुसला लिया है कि अगर मैं उसे ले जाना भी चाहूं तो शायद वह यहाँ से जाने का नाम न लेगी। वह यहाँ इतनी प्रसन्न है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। भगवान उसे प्रसन्न बनाए रखे। इतना कहे चक्रवर्ती शैल को साथ लेकर अपने घर लौट गए। अगले दिन सुबह गुलाब के फूलों की एक टोकरी कहीं से उपहार में आई। उस टोकरी को क्षेमंकरी ने कमला को सौंप दिया। कमला ने उन गुलाब के फूलों से सारा घर सजा डाला। नलिनाक्ष का शयन कक्ष गुलाब की मधुर सुगंध से महकने लगा। संध्या समय जब नलिनाक्ष ने शयन कक्ष में प्रवेश किया तो अंधकार हो चला था। गुलाब की सुगंध उन्हें मस्त बना रही थी। वे जब बिस्तर के पास पहुंचे तो उन्होंने शैया पर फूल बिछे देखे। उन्होंने उस पर से एक फूल उठा लिया।
वे उस फूल से अपने मुख को सहलाने लगे। तब उन्होंने शैया के फूलों को उठाकर चादर के नीचे तकिए के पास रख दिया। तभी उनको किसी की पदचाप सुनाई दी। पलटकर देखा तो शर्म से झुकी, मुंह छुपाए कमला कमरे से बाहर जा रही थी। असल बात यह थी, कमला फूलों से उनका शयन कक्ष पूरी तरह सजा भी न पाई थी कि नलिनाक्ष एकाएक कमरे में आ गए। कमला को बाहर जाने का मार्ग ही न था। वह अंधेरे में छिपकर खड़ी रही। जैसे ही मौका मिला, भाग चली। उसे इस तरह कमरे में खड़े रहने के कारण बहुत शर्म आ रही थी। एकाएक इस तरह कमला को बाहर जाने में उतावली देख नलिनाक्ष उठे और उसे बाहर निकलने का मौका देने की इच्छा से कमरे के द्वार की ओर चले, मगर फिर कुछ सोचकर वे वापस लौटे और कमला से बोले, तुमको छिपने की जरूरत नहीं, मुझसे तुम शर्माया मत करो। अगले दिन पूर्व निश्चय के अनुसार जब कमला चक्रवर्ती चाचा के घर पहुंची, तो वह शैल से प्रसन्नता पूर्वक चिपट गई। उसके मनोभाव समझकर शैल ने कहा, कमला, आज तो बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही है। ज्ञात होता है कि तेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। कल संध्या तक तो तेरी दशा ऐसी थी ही नहीं। कमला ने तब प्रसन्नता से कहा, दीदी, मुझे यह विश्वास होने लगा है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं उनको पा लूंगी। शैल ने कहा, साफ साफ बता, आखिर बात क्या है? कमला बोली, बात क्या बताऊं दीदी, मैं कुछ समझती ही नहीं हूँ। केवल मुझे इतना आभास हो रहा है कि मैं उनको निश्चय ही पा सकूंगी। इसी कल्पना ने मेरे जीवन में नई चेतना भर दी है और मैं अपने भाग्य पर प्रसन्न हो उठी हूँ। कल तक मुझे विश्वास न था, इसी कारण दुखी थी। शैल ने कहा, कमला, मुझे तो प्रारंभ से ही विश्वास है कि तेरी तपस्या हरगिज भी व्यर्थ न जाएगी। तेरा भाग्य तुझ पर प्रसन्न होगा। जो तुझे मिलना है अवश्य ही तुझे मिलेगा। इसी समय चाचा ने आकर कमला से कहा, बेटी, रमेश बाबू आ गए हैं। तुमको बाहर आकर उनसे बातें करनी है। चाचा रमेश से बातें कर चुके थे। उन्होंने कहा, आपके और कमला के संबंध में अब मुझसे कुछ भी छिपा नहीं रहा है। आप कमला के भार से मुक्त हो गए हैं। आप अब अपना स्वतंत्र जीवन पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। अब कृपया आप कमला के साथ ना लगाव रखें और ना उसकी गुत्थी सुलझाने की चेष्टा ही करें तो श्रेष्ठ है। रमेश ने उत्तर दिया, चाचा, आपका कहना सत्य है, मगर जहां तक मैं समझता हूँ, कमला की कथा नलिनाक्ष को सुनाए बिना निस्तार नहीं। मैं यही चाहता हूँ कि जिस जवाबदारी को अकारण ही मैं अपने ऊपर लादे फिर रहा हूँ, स्वयं ही उससे भली प्रकार मुक्त हो सकूं। रमेश के इस उत्तर को सुनकर ही चाचा कमला को बुलाने अंदर चले आए थे। लौटते समय वे अंदर कमला को अपने साथ लिवाकर लेते गए। कमला को कमरे में आने का संकेत कर वे बाहर खड़े रहे। कमला ने पृथ्वी पर लेटकर रमेश की चरण रज माथे से लगाई। रमेश ने चौंक कर कहा, कमला। कमला निरुत्तर हो शांत खड़ी रही। तब चाचा ने अंदर आकर कहा, रमेश बाबू, प्रभु की गति से कमला के समस्त बंधन कट गए हैं। वह चैन की सांस लेने योग्य हो गई है। निसंदेह आपने आड़े समय कमला की रक्षा की है। उसके लिए वह जन्म जन्मांतर आपकी ऋणी रहेगी। आज यह आपसे आशीर्वाद लेने आई है। रमेश ने कमला को देख चैन की सांस ली और फिर रुंधे हुए गले को साफ करते हुए कहा, कमला, तुम सुखी हो। जाने या अनजाने में यदि मुझसे कोई अपराध बन गया हो तो तुम उसे क्षमा करना। कमला चुप खड़ी रही। तब रमेश ने पुनः कहा, कभी भी यदि तुम्हें मेरी जरूरत पड़े अथवा तुम मुझसे अपनी बाधा दूर करने को कहलाना चाहो तो मुझे बुला लेना। मैं तुम्हारी सहायता को तैयार हूँ। कमला ने हाथ जोड़कर आर्त स्वर में कहा, मेरी बातें आप अपने ही तक सीमित रखें, किसी से कहें नहीं, यही प्रार्थना है। रमेश ने कहा, तुम्हारी बातें मेरे ही हृदय में रही हैं। जो कुछ भी हुआ मैंने स्वयं ही सहा है। बहुत दिनों पहले एक परिवार के आगे तुम्हारी बातें कहनी पड़ी, मगर उनसे तुम्हारा अहित न होगा। चाचा शायद अन्नदा बाबू की लड़की
हेम से परिचित हैं। चाचा बोले, हेम मेरी परिचित है। क्या तुम उससे सब बातें कह चुके हो? रमेश ने कहा, जी हाँ। यदि आप चाहें कि उनसे और भी कुछ कह दूं, तो मैं वह भी करने को तैयार हूँ। वास्तव में मेरी इच्छा तो अब यही है कि मैं अब कुछ दिन एकांतवास करूं। बहुत दिन परेशानियों से घिरा रहकर मैं थक गया हूँ। चाचा ने रमेश के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, रमेश बाबू, तुमने अपने जिस मानव स्वरूप का परिचय दिया है वह श्रेष्ठ है। संसार में विरले ही होते हैं जो इस प्रकार की परिस्थितियों में भी हंसते ही रहते हैं। मेरा आशीर्वाद है कि प्रभु आपको अवश्य सुख प्रदान करेंगे। रमेश ने तब उठते हुए कहा, कमला, अब मैं जाता हूँ। कमला ने नेत्रों में जल भरकर पुनः रमेश की चरण रज माथे पर लगाई। रमेश चला गया। रमेश ने मन ही मन सोचा कि अच्छा ही हुआ जो कमला से साक्षात्कार हो गया, वरना कमला के इस प्रकार गायब हो जाने की यह चिंता व्यर्थ परेशान किए रहती। अब मैं अपने उत्तरदायित्व से पूर्णतया मुक्त होकर जीवन पथ पर चल सकता हूँ। गुजरी हुई बातों का भार मेरे मन से उतर गया। चाचा के घर से लौटकर कमला ने देखा कि क्षेमंकरी के पास हेम और अन्नदा बाबू बैठे हैं। कमला को आया देख क्षेमंकरी ने कहा, हरिदासी, हेम को अपने कमरे में ले जा। कमला हेम को अपने साथ कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचते ही हेम कमला के गले में हाथ डालकर बोली, कमला। इस नाम से कमला चौंक पड़ी। वह बोली, तुमने कैसे जाना कि मेरा नाम कमला है? हेम बोली, एक सज्जन ने तुम्हारे जीवन की घटनाएं मुझे सुनाई थी। उनसे मैं जान गई कि तुम्हारा ही नाम कमला है। कमला ने दुखी मन से कहा, दीदी, मैं अब इस नाम से घृणा करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझे इस नाम से पुकारा जाए। हेम ने कहा, मगर यह तुम क्यों भूलती हो कि इसी नाम के जोर पर तुम अपने खोए हुए अधिकार को पुनः प्राप्त कर सकोगी? कमला ने कहा, ना तो मेरा कुछ जोर है और ना मैं अपना कुछ अधिकार ही समझती हूँ। हेम ने कहा, क्या तुम अपने पति को अपना परिचय भी ना दोगी? क्या उनके सम्मुख अपने विपद काल का वर्णन ना करोगी? हेम की यह बात सुनते ही कमला के चेहरे का रंग उतर गया। वह कांपते स्वर में बोली, भगवान साक्षी है कि मैं निष्पाप रही हूँ। मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैं उनके सामने विपद कथा कैसे कह सकूंगी? हेम ने कमला को गुदगुदाते हुए कहा, धत पगली, पति के पास रहकर भी क्या कोई अपने को इस तरह छिपाए रखता है? जब तक तू उनके सम्मुख अपनी बात ना कहेगी, तेरा यह बंधन कैसे कटेगा? जैसे भी हो, तू अपने को इस बंधन से मुक्त कर ले, तभी तेरा निस्तारा होगा। कमला बोली, मुझे भय है कि मैं इस प्रकार कहीं सब कुछ गंवा ना दूं, मगर तुम्हारी बात भी सत्य है। अब मैंने यही निश्चय किया है कि उनसे मुझे सब कुछ कहना ही चाहिए। जो भाग्य में बदा है, वह तो होकर ही रहेगा। हेम ने कहा, क्या तुम चाहती हो कि कोई और तुम्हारी विपद कथा उनसे वर्णन कर दे? कमला ने कहा, नहीं, यह ठीक नहीं। किसी और के कहने में और मेरे कहने में बहुत फर्क है। मैं स्वयं ही उनको अपना परिचय दूंगी। हेम ने कहा, तुम्हारा विचार प्रशंसनीय है। न जाने फिर कभी तुमसे मुलाकात हो या ना हो, यही सोचकर मैं विदा लेने आई थी। कमला ने पूछा, क्यों? हेम ने कहा, हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं। कल काम रहेगा, इसी से आज ही चली आई थी। कमला ने हेम का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, वहां से तुम मुझे पत्र भेजती रहना। तुम्हारे पत्र से मुझे शक्ति मिलेगी। हेम हंसकर बोली, जिसके उपदेशों से मैं शक्ति पा सकी हूँ, उस व्यक्ति के हाथों में तुमको सौंप रही हूँ। तुम निश्चिंत रहो। कमला ने आज हेम के वास्तविक रूप को पहचाना। इस तरह शांत रहकर उसने अपने को कमला के मार्ग से क्षण भर में दूर कर लिया। उसके चेहरे पर शिकन तक न थी। कमला हेम के लिए दुख करने लगी। घर का काम समाप्त करके तीसरे पहर कमला हेम के बाग से आए हुए फूलों की माला पिरोने बैठी। मन ही मन वह हेम के बारे में विचार करने लगी। उसी समय क्षेमंकरी उसके पास आकर बोली, बेटी,
हेम वास्तव में बहुत सुलक्षणी लड़की है। मुझे दुख है कि मैं उसे बहू बनाकर न ला सकी। समझ में नहीं आता कि नलिन ने क्यों उससे संबंध स्वीकार नहीं किया। उसी समय नलिनाक्ष को घर में आया देख क्षेमंकरी ने कहा, नलिन, हेम आज चली गई है। क्या तुमसे उन लोगों की मुलाकात न हुई? नलिनाक्ष ने शांत स्वर में कहा, मैं अभी अभी उन्हीं लोगों को रेल पर चढ़ाकर चला आ रहा हूँ। क्षेमंकरी ने दुखी स्वर में कहा, चाहे जो भी हो, हेम अच्छी लड़की थी। नलिनाक्ष मुस्कुरा दिया। क्षेमंकरी ने फिर कहा, तू मेरी बात पर हंसता है? मैंने तो उसके साथ तेरा संबंध पक्का कर दिया था, मगर तूने उसे भी तोड़ डाला। नलिनाक्ष ने कमला के चेहरे पर नजर डाली। कमला विस्मय से उन दोनों की ओर देख रही थी। दोनों निगाहें टकराई। कमला ने शर्मा कर अपनी निगाहें नीची कर ली। नलिनाक्ष ने हंसकर कहा, माँ, तुम समझती हो कि तुम्हारा लड़का सत्पात्र है? तुम्हारे कहने को वह मान लेगा? मुझ जैसे आदमी को कौन लड़की पसंद कर सकती है? कमला ने इस बार नलिनाक्ष की ओर देखा तो वह कमला की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी निगाहों से स्पष्ट था कि वह कमला को पा गया है। कमला लाज में उठकर भागना चाहती थी। क्षेमंकरी क्रोध में भरकर उठ गई। उनके साथ ही नलिनाक्ष भी चला गया। थोड़ी ही देर में कमला की माला तैयार हो गई। उसने उसे उठाकर गीले कपड़े में लपेटकर उपासना गृह में रख दिया। रात भर कमला नलिनाक्ष के बारे में विचारती रही। उसके मन में वैसे तो अनेकों विचार आए, परंतु अंत में उसने यही तय किया कि कल जैसे भी होगा, मैं नलिनाक्ष को अपना परिचय दे दूंगी। अगले दिन प्रातः गंगा स्नान से लौटकर जब कमला उपासना गृह की सफाई कर रही थी, तो उसने देखा वहां नलिनाक्ष आ पहुंचे हैं। वह विह्वल हो गई। कुछ देर तक ठगी खड़ी रहने के बाद उसने चरणों में गिरकर प्रणाम किया। फिर उनके सम्मुख खड़ी हो स्वतः ही बड़बड़ा उठी, मैं कमला हूँ। इतना कहते कहते उसका ध्यान भंग हो गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसके मुंह का आवरण हट गया था। उसके पैरों की शक्ति जाती रही थी। उसके चेहरे पर नलिनाक्ष की निगाहें पड़ी थी। वह उन्हें सहन न कर सकी। मैं कमला हूँ कहकर वह पुनः उनके चरणों में गिर गई। नलिनाक्ष ने बड़े स्नेह से उसे ऊपर उठाते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम ही मेरी कमला हो। मेरे कमरे में चलो। यह कह नलिनाक्ष ने उपासना गृह में रखी कमला की बनाई हुई माला उसी के गले में पहना दी। उन लोगों ने पृथ्वी पर बैठकर वेदी को प्रणाम किया। उसी समय खिड़की के रास्ते सूर्य की किरण उनके सिरों पर पड़ी। प्रणाम कर चुकने के बाद एक बार फिर कमला ने नलिनाक्ष को प्रणाम कर चरण रज ली। कमला का हृदय हर्ष और आनंद के वेग को सहन न कर सका। उसका चेहरा लज्जा और प्रसन्नता के कारण रक्तिम हो गया। तब नलिनाक्ष बाहर चले गए। जाते जाते वे उसके चेहरे पर पड़ी आवरण रूपी लटों को हटाते गए। तीसरे पहर कमला अपने कमरे में फर्श पर बैठी सुबह वाली घटना पर विचार ही कर रही थी कि उसी समय नलिनाक्ष उसके कमरे में स्वल्पद्य के फूल लिए हुए आए। उन्होंने वे फूल कमला को देते हुए कहा, कमला, इन फूलों को गीला करके रख छोड़ना। संध्या को हम दोनों माँ को प्रणाम करने चलेंगे। कमला ने सहमी हुई जबान से कहा, आपने मेरी जीवन कथा पूरी तरह सुनी भी नहीं है। नलिनाक्ष बोले, जो मुझे मालूम है उससे ज्यादा तुम कह ना सकोगी। मैं सब जानता हूँ। कमला ने तब लजाते हुए कहा, क्या माँ? बात काटते हुए नलिनाक्ष ने कहा, माँ ने जीवन भर मेरे अनेकों अपराधों को क्षमा किया है। आज जो वास्तव में अपराध ही नहीं है, क्या वे क्षमा न कर सकेंगी? तो दोस्तों, इसी के साथ ये उपन्यास यहीं पर समाप्त। आपको ये उपन्यास कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।